हेलो व्यूवर्स। आज उर्दू बाल भारती छठी जमात का हम सबक नंबर 4 देखने जा रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं हमारा सबक नंबर 4 का ये वीडियो। सबक नंबर 4, खदर का कफन। मैं आपको इसके साथ साथ थोड़े बहुत मायने भी बताते चलूँगी। खदर यानी खादी का कपड़ा होता है और इसे लिखने वाले जो मुसन्निफ़ हैं उनका नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास। यहाँ पर शुरू में तारुफ दिया गया है। देखिए, हमारा मुल्क 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। आप सब जानते हैं कि हमारा मुल्क भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त सन 1947 को। मुल्क को आज़ादी दिलाने में बड़ी बड़ी हस्तियों ने तो हिस्सा लिया, लेकिन अवाम भी इस जद्दोजहद में पीछे नहीं थे। जद्दोजहद करना, कोशिश करना। इन्होंने आज़ादी के हुसूल यानी हासिल करना, हुसूल के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन किया। ताउन करना यानी मदद करना। इस सबक में एक गरीब बुढ़िया की आज़ादी की चाहत को बयान किया गया है, जिसने वतन की मोहब्बत में आज़ादी की जंग के लिए अपनी सारी पूंजी कुर्बान कर दी थी। पूंजी दौलत, ये पूंजी इसकी बुढ़ापे का आखिरी सहारा थी और इसकी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद इसे खदर का कफन लिया जाए। तो देखते हैं हम नीचे मुसन्निफ़ का तारुफ। इस कहानी के मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा अहमद अब्बास। ख़ुद मुल्क की आज़ादी की तहरीक में शामिल रहे। अवामी जद्दोजहद के तजुर्बे को इन्होंने बड़े मौसर अंदाज में लिखा है। ख्वाजा अहमद अब्बास 7 जून सन 1914 को पानीपत में पैदा हुए। वो तालिब इल्म के ज़माने में सहाफ़त से मुंसलिक हो गए थे। मुंसलिक होना, जुड़ना। वो कई अखबारात के सहाफ़ी रहे। 20 वर्ष तक इन्होंने हिंदी और उर्दू हफ्तावार बुल्स में आज़ाद क़ल्म के उन्वान से कॉलम लिखा। मुसन्निफ़ ने 25 साल की उम्र में ही समंदरी जहाज़ के ज़रिए 17 ममालिक की सैर की। इस सफ़र की रुदात मुसाफिर की डायरी के नाम से छप चुकी है। इन्होंने 70 से ज़ायद किताबें लिखी। ये मुसन्निफ़ ने जो किताबें लिखी है उसके नाम दिए गए हैं, जिनमें अहम किताबें थी ज़ाफ़रान के फूल, मैं कौन हूँ, गेहूँ और गुलाब, नई धरती नए इंसान। 1 जून सन 1988 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। तो आइए हम इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। 30 बरस की बात है, जब मैं बिल्कुल बच्चा था। हमारे पड़ोस में गरीब बुढ़िया जुलाही रहती थी। इसका नाम तो हकीमन था, मगर लोग इसे हक्को कहकर पुकारते थे। इस वक्त शायद 60 वर्ष इसकी उम्र होगी। वो जवानी में विधवा हो गई थी और उम्र भर अपने हाथ से काम करके इसने बच्चों को पाला था। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी, गर्मी हो या जाड़ा। अभी हम अपने लहाफों में दुबके पड़े होते हैं कि इसके घर से चक्की की आवाज़ आनी शुरू हो जाती थी। अभी हम यहाँ जो देख रहे हैं वो हकीमन नाम की एक बुढ़िया है। उसका तारुफ बताया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। वो दिन भर झाड़ू देती, चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना पकाती, अपने लड़के लड़कियों, पोतों और नवासों के कपड़े धोती। इसका घर बहुत ही छोटा था। हमारे इतने बड़े आंगन वाले घर के मुकाबले में वो जूते के डब्बे जैसा लगता था। 2 कोठरियाँ, एक पतला सा दालान और नाम के वास्ते 2-3 गज लंबा सहन। मगर वो इसे इतना साफ सुथरा और ऐसा लिपा पुता रखती थी कि सारे मोहल्ले में मशहूर था कि हक्को के घर के फर्श पर खेलियाँ बिखर कर खा सकते हैं। सुबह सवेरे से लेकर रात के तक वो काम करती थी। फिर भी जब कभी हक्को हमारे घर आती, हम इसे हशाश बशाश ही पाते। हशाश बशाश नहीं, खुश होना, बहुत खुश होना। सब बड़ी हंसमुख थी वो मुझे इसकी सूरत अब तक याद है। गहरा सांवला रंग, जिस पर उसके सफ़ेद बगला से बाल खूब खिलते थे। इसकी काठी बड़ी मजबूत थी। इसकी कमर मरते दम तक नहीं झुकी। आखिरी दिनों में इसके कई दांत टूट गए थे, जिससे बोलने में पोपलेपन का अंदाज़ आ गया था। वो हमें जिन्नों और परियों की कहानियाँ सुनाती, अपना सारा कारोबार खुद चलाती थी। हक्को पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी और ना उसने औरतों और मर्दों की बराबरी का उसूल सुना था। फिर भी हक्को ने ना किसी मर्द से डरती थी, ना किसी अमीर रईस या फिर अफसर या दारोगा से। हक्को ने उम्र भर मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे। बेचारी ने तो बैंक का नाम भी ना सुना था। इसकी सारी पूंजी, जो शायद 100-200 रुपये हो, चांदी के गहनों की शक्ल में इसके कानों, गले और हाथ में पड़ी हुई थी। चांदी की बालियों से झुके हुए
کان مجھے اب تک یاد ہے۔ ان گہنوں کو وہ جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی کیونکہ یہی اس کے بڑھاپے کا سہارا تھے۔ مگر ایک دن سب محلے والوں نے دیکھا نہ حقو کے کان میں بالیاں ہیں، نہ اس کے گلے میں ہنسلی، نہ اس کے ہاتھ میں کڑے اور چوڑیاں۔ پھر بھی اس کے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ تھی اور کمر میں نام کو خم نہیں۔ ہوا یہ کہ ان دنوں مہاتما گاندھی علی برادران کے ساتھ پانی پت آئے۔ علی برادران یہاں پر جو ہیں وہ مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر، انہیں علی برادران کہا جاتا ہے۔ ہمارے نانا کے مکان میں انہوں نے تقریریں کی، سوراج کے بارے میں۔ حقو بھی ایک کونے میں بیٹھی سنتی رہی۔ بعد میں چندہ جمع کیا گیا تو اس نے اپنا سارا زیور اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی عورتوں نے بھی اپنے اپنے زیور اتار کر چندے میں دے دیے۔ اس دن سے حقو ہمارے یہاں کر نانا ابا سے خبریں سنا کرتی اور اکثر پوچھتی یہ انگریزوں کا راج کب ختم ہوگا۔ کانگریس کے جلسے ہوتے تو ان میں بڑے چاؤ سے جاتی اور اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق سیاسی تحریک کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی، مگر عمر بھر کی محنت سے اس کا جسم کھوکھلا ہو چکا تھا۔ پہلے آنکھوں نے جواب دیا، پھر ہاتھ پاؤں نے۔ حقو نے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا مگر چرخہ کاٹنا نہ چھوڑا۔ عمر بھر کی مشق کے سہارے آنکھوں کے بغیر بھی وہ کپڑا بن لیتی۔ بیٹوں نے منع کیا تو اس نے کہا کہ وہ یہ کھدر اپنے کفن کے لیے بن رہی ہے۔ پھر حقو مر گئی۔ اس کی آخری وصیت یہ تھی کہ مجھے میرے بنے ہوئے کھدر کا کفن دینا، اگر انگریزی کپڑے کا دیا تو میری روح کو کبھی چین نصیب نہ ہوگا۔ ان دنوں کفن لٹھے کے دیے جاتے تھے۔ کھدر کا پہلا کفن حقو کو ہی ملا۔ اس کا جنازہ اٹھا تو جنازے میں اس کے چند رشتہ دار اور 2-3 پڑوسی تھے۔ نہ جلوس، نہ پھول، نہ جھنڈے، بس ایک کھدر کا کفن۔ تو آپ کے سب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کھدر کا کفن یہاں پر یہ حقو کے لیے اس نے خود نے اپنے ہاتھ سے بنا تھا۔ یہاں الفاظ کے معنی دیے گئے، معنی و اشارت دیکھتے ہیں۔ کھدر یعنی کہ ہتھ کرگے پر بنا، یعنی کہ کپڑا جو کہ کھادی کا ہوتا ہے۔ کھیلیے یہ کیا ہے دیکھیے، اناج کے دانے جو بھنے جانے پر کھل جائیں، مثلاً مرمرے، پاپ کارن وغیرہ۔ حشاش بشاش ہونا، بہت خوش ہونا، جملوں میں استعمال کے لیے پوچھا جا سکتا ہے یہ۔ کاٹھی، جسم کی بناوٹ۔ ہنسلی، ایک قسم کا زیور جو گلے میں پہنا جاتا ہے۔ علی برادران جیسے مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر۔ پونجی، دولت۔ خم یعنی کہ جھکاؤ۔ لٹھا یعنی ایک قسم کا سوتی کپڑا جو انگلستان سے آتا تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے کا سبق دیکھیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔